जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। घर की रसोई में रखा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। नया बुक करने के लिए फोन उठाया, लेकिन एजेंसी से जवाब मिलता है कि पूरे शहर में, बल्कि पूरे देश में और शायद आधी दुनिया में अगले कई महीनों तक कोई नई गैस नहीं आने वाली है। और ये सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की डरावनी कहानी है। बिल्कुल। लेकिन आज 19 मार्च 2026 को मध्य पूर्व में जो भू राजनीतिक भूकंप आया है ना, उसने इस डरावने सपने को एक हकीकत के बहुत करीब ला दिया है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन यही समझना है कि दुनिया एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट में कैसे प्रवेश कर चुकी है। हमारे पास जो ताज़ा रिपोर्ट्स और स्रोत हैं, हम उन्हें डिकोड करेंगे। और देखिए, इस विश्लेषण का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हम युद्ध के तरीके में एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव देख रहे हैं। हाँ, वो शिफ्ट जो हुआ है। जी। अब तक क्या होता था कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते थे तो उनका असर सिर्फ परिवहन मार्गों पर पड़ता था। मतलब किसी व्यस्त हाईवे पर कुछ ट्रकों को रोक देना या बैरिकेड लगा देना, राइट? बिल्कुल सही। लेकिन आज जिन स्रोतों का हम अध्ययन कर रहे हैं वे साफ बता रहे हैं कि अब ट्रकों को नहीं रोका जा रहा है, बल्कि सीधे उस कारखाने में ही आग लगाई जा रही है जहां वो जीवन रक्षक सामान बनता है। बाप रे। हाँ, पश्चिमी एशिया का ये संघर्ष अब केवल समुद्री रास्तों की नाकेबंदी से बहुत आगे निकल गया है। यह अब सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा उत्पादन के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने तक पहुंच गया है। चलिए फिर सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी घटना की परतें खोलते हैं, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में जो भी हुआ है उसने कूटनीति के सारे पुराने नियम तोड़ दिए हैं। एकदम। हमारे पास मौजूद जानकारी के अनुसार इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है। लेकिन इसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया ना, मुझे वो बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। अच्छा, कौन सी बात? देखिए, ईरान ने कतर के रासलाफन औद्योगिक शहर पर मिसाइलें दागी। मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया, राइट? कतर तो इस पूरे विवाद में सीधे तौर पर शामिल भी नहीं था। सही सवाल है। तो फिर ईरान ने कतर पर मिसाइलें क्यों दागी? मतलब ये तो ऐसा हुआ कि मेरी लड़ाई मेरे पड़ोसी से हो और मैं गुस्से में किसी तीसरे अनजान व्यक्ति के घर पर पत्थर मार दूं। इसमें कूटनीति कहाँ है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और यहीं से ना इस युद्ध की नई प्रकृति समझ में आती है। देखिए, ईरान ने कतर पर हमला किसी आपसी दुश्मनी की वजह से नहीं किया, तो फिर? बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाना चाहता है। रासलाफन कोई आम जगह नहीं है। ये दुनिया के लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG बाजार का धड़कता हुआ दिल है। ईरान दुनिया को सीधा संदेश दे रहा है कि अगर उसके ऊर्जा उत्पादन केंद्रों को छुआ गया तो वह पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को तबाह कर देगा। बिल्कुल, वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत को ही राख में मिला देगा। कतर का जो ये रासलाफन है ना, वहां दुनिया भर में सप्लाई होने वाली कुल LNG का 20% हिस्सा तैयार होता है। रुकिए, 20%? हाँ, 20%। इसका मतलब है कि दुनिया के किसी भी बंदरगाह पर पहुंचने वाला हर 5वां LNG जहाज सिर्फ इसी एक शहर, इसी एक जगह से आ रहा था। जी हाँ। अर्थशास्त्र की भाषा में तो इसे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क या एकाग्रता जोखिम की चरम सीमा कहेंगे। सारा का सारा दारोमदार एक ही जगह पर। और यही इन आंकड़ों का सबसे डरावना पहलू है। सारा बुनियादी ढांचा एक ही जगह पर केंद्रित है। कतर एनर्जी की जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है उसमें भारी तबाही और भयंकर आग का जिक्र है। बाप रे। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई पानी की पाइपलाइन नहीं है जिसे वेल्डिंग करके कल सुबह तक ठीक कर लिया जाएगा। रासलाफन में जो कारखाने हैं वे LNG बनाते हैं, और जहां तक मैंने पढ़ा है LNG बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। बहुत ज्यादा जटिल। प्राकृतिक गैस को तरल में बदलने के लिए उसे बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है कि रातों रात इसकी मरम्मत नहीं हो सकती? मतलब कुछ हफ्ते लग जाएंगे? कुछ हफ्ते नहीं, महीनों या साल लग सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक गैस को गैस से तरल में बदलने के लिए तापमान को -162 डिग्री सेल्सियस तक लाना पड़ता है। -162? जी, -162 डिग्री। इस तापमान पर गैस सिकुड़कर अपने मूल आकार का 600 गुना कम हो जाती है और इस प्रक्रिया के लिए क्रायोजेनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्रायोजेनिक। हाँ, वहां लगे हुए वाल्व, पाइप और विशालकाय कंप्रेसर्स कोई आम स्टील के नहीं बने होते। वे खास तरह के टाइटेनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं से बनते हैं
जो इतने कम तापमान पर टूटते नहीं हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी मिसाइल ने इन क्रायोजेनिक कंप्रेसर्स को नष्ट कर दिया है तो आप बस बाजार जाकर नया नहीं खरीद सकते। एकदम सही। इस तरह के विशेष उपकरणों के लिए दुनिया में केवल कुछ ही गिनी चुनी कंपनियां हैं जो इन्हें बनाती हैं। और आपको पता है उनकी वेटिंग लिस्ट कितनी होती है? कितनी? 3-3 साल लंबी। 3 साल? हाँ, इसलिए जब रासलाफन जलता है तो इसका मतलब कुछ हफ्तों की रुकावट नहीं है, ये महीनों या सालों के लिए उत्पादन का ठप होना है। और शायद यही कारण है कि बाजारों में तुरंत दहशत फैल गई। मतलब हमारे स्रोतों के अनुसार जैसे ही रासलाफन पर हमले की खबर आई, ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह उछल गईं। सीधे $119 प्रति बैरल के पार। बिल्कुल, $119 के पार चली गई। हालांकि बाद में ये $112 पर आकर स्थिर हुआ, लेकिन अगर हम युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर से तुलना करें तो ये अभी भी 50% अधिक है। हाँ, 50%। ऊर्जा की कीमतों में 50% का उछाल कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, कच्चे तेल की कीमतें एक तरह का थर्मोमीटर होती हैं जो ये बताती हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितना बुखार है। और $112 प्रति बैरल पर यह बुखार बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। और जब तेल $112 पर पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है कि वॉशिंगटन डीसी में अलार्म बजने लगते हैं। सही कहा। और यहीं से इस पूरी कहानी में सबसे अप्रत्याशित किरदार की एंट्री होती है। अमेरिका के पूर्व या वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनका जो बयान सामने आया है वो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका को साउथ फार्स पर होने वाले इजरायली हमले की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ट्रंप की रणनीति यहाँ मुझे बहुत ही दो तरफा और काउंटर इंट्यूटिव लग रही है। मतलब जैसा हम आमतौर पे सोचते हैं उससे बिल्कुल उलट। वो कैसे? देखिए, एक तरफ तो वो तनाव कम करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान कोई पलटवार नहीं करता है तो इजरायल साउथ फार्स पर अपने हमले रोक देगा। ये ईरान के लिए एक कूटनीतिक बाहर निकलने का रास्ता था। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक बहुत बड़ी और आक्रामक चेतावनी भी दे डाली। जी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने किसी भी अमेरिकी ठिकाने को छुआ तो वे खुद पूरे के पूरे साउथ फार्स गैस क्षेत्र को उड़ा देंगे। हाँ। अब ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। दिलचस्प क्यों? क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो अमेरिका की खाड़ी देशों में हमेशा से एक ही नीति रही है, तेल और गैस के बुनियादी ढांचे को हर कीमत पर बचाना। इसे कार्टर डॉक्ट्रिन भी कहा जाता था। लेकिन अब अमेरिका खुद दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र को उड़ाने की धमकी दे रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। और यही इस भू राजनीतिक शतरंज का सबसे अहम बिंदु है। अमेरिका अब ढांचे को बचाने के बजाय उसी ढांचे को नष्ट करने की धमकी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान ने इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लिया। हाँ, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर तो सीधा हमला नहीं किया क्योंकि वे ट्रंप की चेतावनी का नतीजा जानते थे। लेकिन इसके बजाय ईरान ने अपने लक्ष्य का दायरा और बढ़ा दिया। जी, हमारे पास जो ताज़ा आंकड़े हैं वे बताते हैं कि ईरान ने सिर्फ कतर के रासलाफन को ही निशाना नहीं बनाया है, बल्कि सऊदी अरब और कुवैत को भी लपेटे में ले लिया। बिल्कुल। सऊदी अरब की प्रमुख रिफाइनरी रास तनूरा और कुवैत के निर्यात ढांचे मीना अल अहमदी को भी निशाना बनाया गया है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे किसी ने पूरे मोहल्ले में आग लगा दी हो। कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कदम से ईरान ये साबित कर रहा है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में उसकी ऊर्जा सुरक्षित नहीं है तो किसी और देश की ऊर्जा भी सुरक्षित नहीं रहेगी। और जब उत्पादन केंद्रों पर हमले हो रहे हैं तो इसके साथ ही परिवहन का एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसने सब कुछ जाम कर दिया है। आपका इशारा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की तरफ है? जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, ये नाम तो वैश्विक व्यापार में गले की हड्डी बन गया है। हम अक्सर इसे एक ताला लगे हुए पार्किंग लॉट की तरह सोचते हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जहां दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां यानी ऊर्जा से भरे बड़े बड़े जहाज खड़े हैं। उनमें ईंधन भी भरा है लेकिन वे बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन मैं इसके पीछे का तंत्र समझना चाहता हूं। क्या वहां समुद्र में सच में कोई लोहे का गेट लगा दिया गया है जहां जाखिर बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? नहीं, कोई भौतिक लोहे का गेट नहीं है। इस ताले का स्वरूप भौतिक कम और वित्तीय ज्यादा है। वित्तीय ताला? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि हॉर्मुज़ के संकरे रास्ते में खदानें बिछाए जाने और नौसैनिक ड्रोन्स के मंडराने का भारी खतरा है। सी माइंस का खतरा? जी। इसके कारण लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी प्रमुख बीमा कंपनियों ने इस क्षेत्र के लिए अपनी समुद्री बीमा पॉलिसियों को रद्द कर दिया है। अच्छा। या फिर उनका प्रीमियम इतना बढ़ा दिया है कि कोई उसे दे ही नहीं सकता। तो असली ताला बीमा कंपनियों ने लगाया है।
इसे इसी तरह देखा जा सकता है। देखिए, कोई भी शिपिंग कंपनी या जहाज का कप्तान अपने $150 मिलियन के विशालकाय जहाज को बिना बीमा के उस खतरे वाले इलाके में नहीं ले जाएगा। जाहिर सी बात है। अगर जहाज चालू करते ही बीमा पॉलिसी रद्द हो जाती है तो कोई भी कप्तान आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक तरफ जहाज़ों का बीमा खत्म होने से रास्ता बंद है और दूसरी तरफ जहां से माल आना था वो कारखाने मिसाइलों का शिकार हो गए हैं। मतलब दोनों तरफ से मुसीबत। अब सवाल ये उठता है कि जब ये पार्किंग लॉट बंद है और कारखाने चल रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होगा? वो देश जो आयात पर निर्भर है। बिल्कुल, वो देश जो अपनी जरूरत का सामान खुद नहीं बनाते। चलिए इस वैश्विक संकट को भारत के संदर्भ में रखकर देखते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी जरूरत का 88% कच्चा तेल आयात करता है। 88%। और इसके अलावा 60% एलपीजी और 50% प्राकृतिक गैस भी बाहर से ही आती है। और यहीं पर कतर की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। भारत को जितनी भी एलएनजी मिलती है उसका सबसे बड़ा सप्लायर कतर ही है। हाँ, स्रोतों के अनुसार भारत के कुल एलएनजी आयात का 40% हिस्सा कतर से आता है। 40%? जी, 27 मिलियन टन में से लगभग 11.2 मिलियन टन। और ये सारा का सारा उसी रास लाफन से आता है जो अभी भयंकर आग की लपटों में घिरा है। और पता है, ये स्थिति सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसे अर्थशास्त्र में व्यापक आर्थिक प्रभाव या डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। डोमिनो इफेक्ट, हाँ। हमें ये समझना होगा कि एलएनजी सिर्फ बिजली बनाने के काम नहीं आती। इस प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा उर्वरक यानी फर्टिलाइजर बनाने वाले कारखानों में जाता है। चलिए इस डोमिनो इफेक्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कतर से एलएनजी आना बंद हो गई। इसका मतलब है कि भारत के उर्वरक कारखानों को गैस नहीं मिलेगी और यूरिया का उत्पादन रुक जाएगा। बिल्कुल, जब यूरिया नहीं बनेगा तो अगली फसल के समय कृषि उत्पादन गिर जाएगा। गेहूं और चावल की पैदावार कम होगी और पैदावार कम होने से मंडियों में अनाज के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन बेतहाशा बढ़ जाएगी। और जब खाद्य महंगाई बढ़ती है ना, तो देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। हाँ, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उन्हें ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं। बिल्कुल, रेपो रेट बढ़ाना पड़ता है। तो ये एक भयानक श्रृंखला है। मतलब कतर में एक मिसाइल गिरती है, गैस बंद होती है, खेती प्रभावित होती है, महंगाई बढ़ती है और अंततः भारत के किसी शहर में बैठा एक आम मध्यम वर्गीय परिवार अचानक पाता है कि उसके कार की ईएमआई या होम लोन की किस्त बहुत महंगी हो गई है। ये एक वैश्विक घटना का सीधा व्यक्तिगत असर है। बिल्कुल। ये विश्लेषण इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि ऊर्जा सुरक्षा कैसे आम इंसान की जेब से जुड़ी है। और बात सिर्फ होम लोन के महंगे होने की नहीं है। जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो एलपीजी से जुड़ा है। रसोई गैस वाला? जी, भारत की 90% एलपीजी यानी वही रसोई गैस जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, वो इसी हॉर्मोज जल डमरू मध्य से होकर आती है। 90%? बाप रे, ये निर्भरता का बहुत ही खतरनाक स्तर है। बहुत ज्यादा। मतलब अगर हॉर्मोज का रास्ता बंद रहता है, चाहे वो खदानों की वजह से हो या बीमा कंपनियों के पीछे हटने की वजह से, तो इसका सीधा असर देश के लगभग हर घर की रसोई पर पड़ेगा। और रिपोर्ट तो इस बात की पुष्टि करती है कि इस नाकेबंदी के कारण एलपीजी आपूर्ति का संकट पहले ही शुरू हो चुका है। जी, क्योंकि ये संकट दोहरा है। जैसा कि हमने पहले देखा, एक तरफ हॉर्मुज से जहाजों का निकलना बंद है और दूसरी तरफ रास लाफन जैसे उत्पादन केंद्र तबाह हो गए हैं। हाँ, यानी अगर कूटनीतिक प्रयासों से कल को हॉर्मुज का रास्ता खुल भी जाता है, बीमा कंपनियां वापस भी आ जाती हैं, तो भी क्या फायदा? सप्लाई करने के लिए पीछे कारखानों में गैस ही नहीं होगी। बिल्कुल, गैस ही नहीं होगी। ये सच में एक परफेक्ट स्टॉर्म वाली स्थिति है, जहां हर खराब चीज एक ही समय पर हो रही है। उद्योगों को गैस नहीं मिल रही, खेती के लिए यूरिया का संकट है और आम घरों के लिए रसोई गैस की कमी हो रही है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए इससे बड़ा झटका शायद ही कोई हो। ऊर्जा विश्लेषकों का भी यही मानना है कि अब हम उस बिंदु को पार कर चुके हैं जहां से हालात तुरंत सामान्य हो सकें। अच्छा। ये उम्मीद करना कि अगले कुछ हफ्तों में कोई शांति समझौता होगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें और सबसे खराब स्थिति यानी वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें, तो वो क्या नजर आता है? देखिए, सबसे खराब स्थिति ये नहीं है कि युद्ध लंबा चलेगा। सबसे खराब स्थिति ये है कि बुनियादी ढांचे को जो भौतिक नुकसान हुआ है ना, उसका असर युद्ध खत्म होने के बाद भी सालों तक रहेगा। सालों तक? जी,
जब किसी जहाज को समुद्र में रोका जाता है तो नाकेबंदी हटते ही वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। हाँ, वो तो बस ट्रैफिक जैम खुलने जैसी बात है। बिल्कुल। लेकिन जब एक बेहद जटिल अरबों डॉलर के क्रायोजेनिक गैस लिक्विफेक्शन प्लांट को मिसाइल से उड़ा दिया जाता है तो उसे दोबारा खड़ा करने में सालों लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ये युद्ध आज इसी पल पूरी तरह खत्म भी हो जाए, तब भी महीनों या शायद सालों तक वैश्विक ऊर्जा की कीमतें आसमान छूती रहेंगी। सप्लाई की कमी अब संरचनात्मक हो चुकी है। ये बहुत ही गंभीर निष्कर्ष है। इसका मतलब है कि इस भौगोलिक तबाही के निशान वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत लंबे समय तक दिखाई देंगे। बिल्कुल दिखेंगे। वह जैसे देशों के हैं जो आयात पर इतनी अधिक निर्भरता रखते हैं, यह केवल एक आर्थिक चुनौती नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। इस पूरी स्थिति ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी आधुनिक दुनिया का ये पूरा ढांचा कितना नाजुक और कमजोर है। और यही वैश्वीकरण और ऊर्जा निर्भरता का सबसे कड़वा सच है। हम एक ऐसे सिस्टम पर निर्भर है जहां हजारों किलोमीटर दूर किसी एक बिंदु पर होने वाली विफलता पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला को पंगु बना सकती है। सही बात है। और इसी बात से एक बिल्कुल नया विचार उभर कर सामने आता है। एक ऐसी बात जो शायद आज के इन स्रोतों से भी बहुत आगे की ओर इशारा करती है। और सुनने वालों के लिए यह विचार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उकसाने वाला सवाल हो सकता है। वो विचार क्या है? देखिए, हमने आज क्या देखा? हमने देखा कि जीवाश्म ईंधन का ये पूरा विशाल ढांचा, चाहे वो तेल के कुएं हों, रिफाइनरीज हों या 10 बिलियन डॉलर की लागत से बना रासलाफन का एलएनजी प्लांट हो, ये सब महज एक दिन के क्रूज मिसाइल हमलों से कितनी आसानी से राख में बदल सकता है। बहुत आसानी से। ये पूरा सिस्टम कितना केंद्रीकृत है, और इसी केंद्रीकरण के कारण ये इतना संवेदनशील और कमजोर भी है। बिल्कुल। तो क्या ये संकट अनजाने में ही सही पूरी दुनिया को नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक झटके में धकेल देगा? हो सकता है। क्योंकि देखिए, आमतौर पर हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा की बात केवल पर्यावरण बचाने, कार्बन एमिशन कम करने और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। हाँ, यह दृष्टिकोण अक्सर एक नैतिक या पर्यावरणीय जिम्मेदारी के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन आप शायद पूरा गणित और समीकरण ही बदल जाए। आप एक 10 बिलियन डॉलर के रासलाफन गैस प्लांट को एक सिंगल क्रूज मिसाइल से तबाह कर सकते हैं और पूरी दुनिया की गैस रोक सकते हैं। लेकिन आप किसी देश के 5 करोड़ घरों की छतों पर लगे 5 करोड़ अलग अलग सोलर पैनलों को मिसाइलों से नष्ट नहीं कर सकते। सैन्य रूप से और गणितीय रूप से यह असंभव है। ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक बिंदु है। मतलब इस नजरिए से देखें तो ऊर्जा का विकेंद्रीकरण ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। जब हर घर अपना बिजली घर बन जाए तो कोई भी विदेशी मिसाइल पूरे देश को अंधेरे में नहीं धकेल सकती। यही वो बड़ा बदलाव है। अब शायद दुनिया के नीति निर्माता ये सोचें कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाना पर्यावरण बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए जरूरी है। सही कहा। जब ऊर्जा आयात करने की मजबूरी एक देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह बंधक बना सकती है, तो आत्मनिर्भरता ही एकमात्र विकल्प बचता है। बिल्कुल। और जब ऊर्जा स्वतंत्रता सीधे तौर पर राष्ट्रीय रक्षा का हिस्सा बन जाती है ना, तो नीतियां बहुत तेजी से बदलती हैं। कोई भी देश लंबे समय तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी 88% ऊर्जा सुरक्षा किसी दूसरे क्षेत्र के रहमो करम पर निर्भर रहे। तो ये सुनने वालों के लिए आज का हमारा अंतिम और सबसे बड़ा विचार है। एक तरफ वो जलता हुआ रासलाफन का कारखाना है जो हमारी पुरानी ऊर्जा व्यवस्था की अत्यधिक नाजुकता और कंसंट्रेशन रिस्क को दिखा रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य हो सकता है जहां ऊर्जा का उत्पादन स्थानीय हो, विकेंद्रीकृत हो और मिसाइलों की पहुंच से बहुत बाहर हो। बिल्कुल। आज हमने उस हाईवे की बात की जहां ट्रकों को रोकने के बजाय सीधे कारखाने में आग लगा दी गई। आगे बढ़ने का रास्ता क्या होगा? क्या हम उस 10 बिलियन डॉलर के कारखाने को दोबारा उसी जगह उसी खतरे के बीच बनाएंगे, या हम अपने ऊर्जा उत्पादन का पूरा तरीका ही बदल देंगे? इस गहन विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस भू राजनीतिक भूकंप और इसके दूरगामी प्रभावों पर विचार करते रहिए। हम जल्द ही एक और जटिल विषय की गहराइयों में गोता लगाने और नए तथ्य सामने लाने के लिए वापस आएंगे।